रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। उत्तर प्रदेश का दंगल 5वें चरण की दहलीज पर है और जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है, सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। पूर्वांचल की जंग में प्रधानमंत्री मोदी आज गोंडा पहुंचे तो जुबान पर जनता की तीसरी आंख की शक्ति का जिक्र भी आया और रेल हादसे का आईएसआई कनेक्शन भी। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? कोई गधे पर रार कर रहा है, किसी ने नोटबंदी पर संग्राम छेड़ रखा है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन गोंडा में पीएम लोगों के बीच पहुंचे तो जुबान पर एक अलग ही शक्ति का जिक्र आया। एक तीसरी आंख भोले शंकर के पास है और अब पीएम जनता की तीसरी आंख की शक्ति से विरोधियों के विनाश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है। ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता। जिक्र तीसरी आंख का किया और गोंडा में पीएम मोदी ने लोगों की आंखों पर बीजेपी की कामयाबी का चश्मा चढ़ाने की कोशिश भी की। ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक की जीत का जिक्र कर उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी तख्ता पलट की अपील कर डाली। पिछले 3 महीने में जहां जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो या न हो, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। बात किसानों की भी हुई और चर्चा वन रैंक वन पेंशन की भी। लेकिन पहली बार रेल हादसों में सरहद पार की साजिश पर सियासी वार हुआ। रेल हादसे में आईएसआई कनेक्शन का शोर उठा और फिर जनता को पीएम अपने ही अंदाज में आगाह करते दिखे। अगर सीमा पार के जो हमारे दुश्मन है वे अपना कारोबार सीमा के उस पार से चलाना चाहते हैं तो गोंडा जिले में ज्यादा सतर्कता जरूरी है कि नहीं है। अगर यहां ऐसे लोग चुन करके आएंगे जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो मेरा गोंडा सुरक्षित रहेगा क्या? अगर गोंडा असुरक्षित हुआ तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? महाशिवरात्रि के मौके पर पीएम ने सियासी विरोधियों पर ऐसे ही कई महाप्रहार किए। वैसे भोले शंकर तो त्रिकालदर्शी बताए जाते हैं। मान्यता है कि वो सब जानते हैं, पर कहते तो ये भी हैं कि जनता में जनार्दन का वास होता है और छिपा तो उनसे भी कुछ नहीं। मेरा गरीब लकड़ी का चूल्हा जलाता है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कांग्रेस का संघर्ष जारी है। इस बीच कांग्रेस की बड़ी नेता और यूपी की सीएम उम्मीदवार रह चुकी शीला दीक्षित का एक बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। शीला दीक्षित ने कह दिया है कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है। लखनऊ की लड़ाई में चुनावी वजूद के लिए समाजवादी साइकिल पर बैठकर संघर्ष कर रही है कांग्रेस। अखिलेश का साथ पकड़कर राहुल गांधी यूपी का दंगल जीतना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की ही एक नेता का बयान राहुल की इस मुहिम को झटका देता दिखता है। गठबंधन से पहले यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद की घोषित उम्मीदवार रह चुकी शीला दीक्षित ने राहुल गांधी पर एक बयान दिया है। शीला दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा है, हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बदलाव पीढ़ी के साथ राजनीति में भी आ रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। वे अभी उम्र के 40वें पड़ाव से ही गुजर रहे हैं। इस उम्र में उनसे पूरी तरह परिपक्व होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि शीला दीक्षित ने राहुल गांधी के विचारों और नीतियों की तारीफ करते हुए उन्हें और वक्त दिए जाने की वकालत की है, लेकिन राहुल को अपरिपक्व बताने से विरोधियों को कांग्रेस पर वार करने का एक और मौका मिल गया। अरे भाई, मैच्योर नहीं हुए तो हम यूपी वालों पे क्यों थोप रही हो जी? अभी घर पे बिठाकर मैच्योर रख करो। उत्तर प्रदेश पे क्यों थोप दिया? और अब एक से ही हम परेशान थे, अखिलेश सरकार से ही परेशान थे, अब 2 हो गए हैं। चुनावी मौसम में शीला दीक्षित के बयान का नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को होने की आशंका है, बल्कि
अब गठबंधन की सूरत में समाजवादी पार्टी और अखिलेश को भी राहुल पर दिए गए ऐसे बयान से सियासी नुकसान होता नजर आ रहा है। ऐसे में शीला दीक्षित ने अपने बयान पर सफाई तो दे दी, लेकिन सोशल साइट पर शीला दीक्षित ने ट्विटर पर लिखा, राहुल के पास परिपक्व नेता की तरह संवेदनशीलता और सोच है। उनकी आवाज साहसी और सचेत युवा की आवाज है। मांको बेटे के बारे में सही समय में देर में सही तो ध्यान में तो आया। जिस विषय को देश की जनता ने पहले से ही समझ रहा था। अभी शीला जी को धन्यवाद, उन्होंने बाद में ही समझा। शीला दीक्षित की यह सफाई चुनावी दौर में हुए नुकसान की कितनी भरपाई कर पाती है ये पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह की ओर से जो वार किए जाते रहे हैं, उन्हें शीला दीक्षित के बयान के बाद एक और मौका मिल गया है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बाकी के चरणों के लिए जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं उनमें कई बार दिलचस्प स्थिति बन जा रही है। आज तो बलरामपुर इलाके में अखिलेश यहां अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते दिखे, वहीं राजबब्बर कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। और किस नेता ने चुनावी जंग में कौन से वार प्रतिवार किए, आइए आपको दिखाते हैं। चुनाव प्रचार के मैदान में अखिलेश राहुल के गठबंधन पर पीएम मोदी के चुनावी वार तो जारी हैं ही, अमित शाह भी अखिलेश सरकार के कामकाज पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके जवाब में गठबंधन की ओर से कमान संभाली है राहुल गांधी ने। जैसे मूवी प्रोड्यूसर बनाता है, डायरेक्टर बनाता है, मोदी जी ने एक पिक्चर बनाई थी, आपने देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर देखी आपने? 2.5 साल बाद पता लगा मोदी जी ने अच्छे दिन वाली पिक्चर की बात की थी, दिल वाले दुल्हनिया की बात की थी, और चल गई शोले, आ गया गब्बर सिंह। ये उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया, गड्ढे में गिर गया। एक इंजन की ताकत कम पड़ती है, पीछे दूसरा एक कमल छाप इंजन लगाना है यूपी सरकार का। अगर आप लोग ये विधानसभा चुनाव में यूपी सरकार का कमल छाप इंजन लगा देते हैं तो दोनों इंजन की ताकत मिलकर यूपी को जेट गति से आगे ले जाएगी मित्रों, बड़ी ताकत से आगे। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार की जंग की एक दिलचस्प तस्वीर आज नजर आई। ये है बलरामपुर के तुलसीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल महसूद खान, जिनके लिए प्रचार करने अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने इस सीट पर कांग्रेस को नहीं बल्कि अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील की। और जगह तो मैं कह देता कि पंजा लग गया तो बहुत तेज चलेगी, लेकिन यहाँ तो लगता है हाथ छोड़ के ही आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। हालांकि अगली सभा में मैं यही कहूंगा। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जेवा रिजवान का प्रचार करने राज बब्बर महाराजगंज इलाके में पहुंचे थे। अखिलेश का हाथ छोड़कर साइकिल चलाने वाले बयान पर राज बब्बर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मुझे खुशी है अगर कुछ लोग कहते हैं कि हाथ छोड़कर चलना, तो मैं इस हाथ से आपको बड़े अदब से सलाम करता हुआ चाहूंगा, ये वचन देता हूँ। अरे कोई कुछ कह जाए छोड़ के हाथ चलाना, अरे हम तो हाथ के साथ चलेंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूं तो गठबंधन है, लेकिन कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं जहां ये दोनों दल आपस में भिड़ रहे हैं। बलरामपुर से सुजीत शर्मा के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, देवरिया। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, और सवाल उठ रहा है क्या नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है? क्या अब तेजस्वी या तेज प्रताप यादव से कोई बिहार में गठबंधन की कमान संभालेगा? अगर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की माने तो जवाब होगा हाँ। लालू यादव ने पटना में मीडिया के कैमरों के सामने कह दिया कि वो और नीतीश ज्यादा वक्त तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी हम लोग तो बूढ़े हो चले हैं, हम लोग कितना दिन चलेगा, तो लड़के बुतरू नौजवान सब न देखेगा। सियासत में अपने चुटीले व्यंग और कभी कभी बेलगाम बयानों के लिए मशहूर लालू यादव ने वैसा बयान दिया है जो आरजेडी अध्यक्ष की मंशा की तरफ इशारा करता है। लालू ने बातों ही बातों में कह दिया है कि अब वो खुद और नीतीश कुमार बूढ़े हो चले हैं। नीतीश जी हम लोग तो बूढ़े हो चले हैं, हम लोग कितना दिन चलेगा। लालू सिर्फ अपने और नीतीश के रिटायरमेंट नहीं बल्कि आरजेडी और जेडीयू गठबंधन पर भविष्यवाणी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाला सियासी दौर नौजवानों का है। नीतीश जी हम लोग तो बूढ़े हो चले हैं, हम लोग कितना दिन चलेगा, तो लड़के बुतरू नौजवान सब न देखेगा।
अब नौजवानों से लालू के मतलब के मायने उनके बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ था। अगर ऐसा माना जाए तो गलत नहीं होगा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लगातार सक्रिय हैं। हालांकि तेज प्रताप अपने भाई जितने सक्रिय नजर नहीं आते। लालू से पहले राबड़ी देवी और आरजेडी के कुछ नेता भी तेजस्वी यादव की बतौर सीएम ताजपोशी की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी बिहार में बदलाव देखना चाहती है? टीम न्यूज़ नेशन। और कोई पहली बार नहीं जब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के बीच इस तरह की बातें सामने आ रही। नोटबंदी के मसले में नीतीश कुमार साथ थे, लालू खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े करियर जहाज होने का दावा करने वाला होक ट्रेसर शिप मुंबई पहुंचा। बताया जाता है कि होक ट्रेसर की डेक पर 10 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं, जबकि 8000 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ यहां रखी जा सकती हैं। मुंबई के समंदर किनारे है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। हॉक ट्रेजर को लेकर है हिंदुस्तान में रोमांच। हॉक ट्रेजर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डेक पर फुटबॉल के 10 ग्राउंड बनाए जा सकते हैं और एक साथ 8,500 कार पार्क की जा सकती है। तकरीबन 14 मंजिला ऊंची इमारत जितना बड़ा ये वेसल, जो कि एक सबसे बड़ा कार कैरियर है विश्व का, वो अब मुंबई के तट पर लगा हुआ है। और इस वेसल के बारे में कहा जाता है कि 10 फुटबॉल ग्राउंड बन जाए इतनी जगह इस पूरे शिप पर है। इस शिप का इस्तेमाल दरअसल कारों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है और इसी वजह से होक ट्रेसर की पहचान है। होक ट्रेसर इस मामले में कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। अब की बार वो 8500 गाड़ियों को लेकर चला है और इसका अगला पड़ाव जो है वो साउथ अफ्रीका होगा। फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से होक ट्रेसर में लोड करने के लिए गाड़ियां जो है कतार में खड़ी हैं। हॉक ट्रेजर हिंदुस्तान से 8,500 कारों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। मुंबई के तट पर इस जहाज का आना ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वरदान माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में कार एक्सपोर्ट की जा रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी कार ऑटोमोबाइल कैरियर आज हिंदुस्तान के तट पर है। इससे बड़ा और कोई दिन हम लोग के लिए हो नहीं सकता। कस्टम्स, मुंबई कस्टम्स तो इस अपने आप में इस बात के लिए बहुत बहुत प्रिविलेज्ड है। पूरे मुंबई के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा सम्मान है। हॉक ट्रेजर जहाज की लंबाई 200 मीटर बताई जा रही है, वहीं ये जहाज 36 मीटर चौड़ा है। इस पर 8,500 वाहन एक साथ सवार किए जा सकते हैं। 14 मंजिला ये जहाज तकरीबन 71,400 वर्ग मीटर इलाके में फैला हुआ है। जहाज को कंट्रोल करने के लिए खास तरीके से सेंट्रल पैनल बनाए गए हैं। दरअसल ये वो एरिया है जहां से 360 व्यू जो है वो सागर का मिलता है और यहीं से इस पूरे पैनल के ज़रिए जो है ये जहाज़ जो है नेविगेट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई किस्म के उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी मदद से ये पूरा जहाज़ नेविगेट होता है। मुंबई बंदरगाह पर हॉक ट्रेजर को खास टर्मिनल पर जगह दी गई है, जहां एक ओर ये जहाज कारोबारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, वहीं मुंबई आने वाले सैलानियों के लिए भी ये फिलहाल एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र में नफरत का राज कायम हो जाएगा? क्या अमेरिका में अप्रवासियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यही सवाल पूछे जा रहे हैं। जो घटनाएं हो रही हैं उससे ये डर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में कैंसास के बाहर एक भारतीय इंजीनियर की हत्या कर दी गई और एक को घायल कर दिया गया। हमले को अंजाम देने से पहले हमलावर ने नस्लीय टिप्पणी भी की थी। क्या नस्लीय हिंसा की तस्वीरें आम हो जाएंगी अमेरिका में? क्या ट्रंप युग में और भड़केगी भेदभाव की आग? अभी अमेरिका में ट्रंप युग का आगाज हुआ है और घटनाएं मुल्क के खौफनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। कंसास के ऑस्टिन बार में जो कुछ हुआ वो अमेरिका में बिगड़ते हालात की तस्दीक करता है। बार में सुकून की शाम को गोलियों के तड़तड़ाहट ने दहला दिया। जब गोलियों की आवाज थमी तो फिर एक हिंदुस्तानी जिंदगी खत्म हो गई थी।
उसके परिवार के सारे सपने टूट गए। 32 साल के भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतल की गोलीबारी में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त आलोक मदासनी गोलीबारी में घायल हो गया। एक और अमेरिकी शख्स गोलीबारी में घायल हुआ है, उसका नाम है ग्रिलॉट। दिल दहला देने वाली इस घटना का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि वारदात को अंजाम देने के पहले हमलावर ने नस्लीय टिप्पणी की। घटना के बाद अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदायों में दहशत है। This is really shocking for us और मुझे अब लगता है कि अगर मैं स्टेप आउट करूंगी कहीं किसी रेस्टोरेंट में या किसी शॉपिंग मॉल में तो मुझे भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा अब हमें डर लगेगा बाहर जाने में और हमें थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। जिस शख्स ने हमला किया उसका नाम एडम पुरिंटन है। इसकी उम्र 51 साल है। वो अमेरिकी नेवी का एम्प्लॉय रह चुका है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बार में बैठे पुरिंटन ने काफी शराब पी हुई थी। उसने वहां बैठे दोनों भारतीयों पर कमेंट करना शुरू कर दिया। गोली चलाने से पहले उसने कहा, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, यानी मेरे देश से चले जाओ। यह भी कहा जा रहा है कि पुरिंटन को लगा कि दोनों भारतीय मिडिल ईस्ट के रहने वाले हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वो एक होटल में छिप गया। 5 घंटे के बाद उसे अरेस्ट किया गया। पहले भी भारतीय इस तरह के नस्लीय हमलों का शिकार होते रहे हैं। मौजूदा घटना को अमेरिका में ट्रंप के सत्ता में आने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो कैंपेन के दौरान जिस तरीके की नस्लीय राजनीति का प्रयोग किया, उससे जो नस्ल की जो भावना है वो कुछ काफ़ी हद तक अमेरिका में ज़्यादा उजागर हो गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस राजनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए उसमें नस्ल का एक प्रादुर्भाव था और मेरे ख्याल से उसके कारण एक जो रेशियल सेग्रीगेशन की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर आ रही है और अधिकांश अमेरिकन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कौन भारतीय है कौन क्या है, और एक नस्ल भेद की जो समस्या जो पहले अमेरिका में थी किसी आज से कई दशकों पहले, फिर से मेरे ख्याल से उभर कर आ रही है। पुरिंटन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप है। लोकल पुलिस इसे नस्लीय हमला बता रही है। पुलिस FBI के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद ह्यूस्टन स्थित इंडियन काउंसलेट ने 2 अफसरों को कंसास भेजा है। पीड़ितों को हर संभव मदद की कोशिश हो रही है। दिल्ली से रवि राय के साथ टीम न्यूज नेशन। और ऐसा पहली बार नहीं जब अमेरिका में इस तरह का भारतीयों पे हमला हुआ है, नस्ली टिप्पणी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह भी एक चुनौती होगी। नेशन न्यूज में आज के लिए बस इतना ही।